नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले में आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले फेज के इलेक्शन के बाद ऐसा बयान दिया गया है दोस्तों, जिससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा के लोगों को पता चल गया है कि पहले फेज के अंदर उनकी करारी हार हो रही है। दोस्तों बताएंगे आपको प्रधानमंत्री के मंच से मुसलमानों, घुसपैठियों और ज्यादा बच्चा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बताएंगे आपको बौखलाहट के पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों, और पूरे फैक्ट चेक में प्रधानमंत्री का बयान एकदम गलत साबित हुआ है। इसके साथ में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने कम वोट पड़ने के बाद वरिष्ठ नेताओं को बूथ लेवल के कार्यकर्ता के तौर पर मैदान में उतारा है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन ने बड़ी जानकारी दी है, एक बड़ी रैली को संबोधित किया है सारे बड़े नेताओं ने दोस्तों। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। साथ साथ बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना यूबीटी के नेता को भेजा है नोटिस और धर्म का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा है दोस्तों। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पर क्यों कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में उत्साह है, बताएंगे इसके पीछे 10 बड़े कारण एक एक करके चलेंगे। लोकसभा चुनाव जुड़ी हुई फटाफट सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पोलराइजेशन करने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो कहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो ये लोग कहते थे कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये सारी संपत्ति को इकट्ठा करके उनको बांटना चाहते हैं। जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, घुसपैठियों को संपत्ति बांटना चाहते हैं। माता बहनों के गहनों को एकजुट करके उनका हिसाब लेकर ये लोग उन लोगों को बांटना चाहते हैं जिन्हें लेकर इन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर इनका पहला अधिकार है। दरअसल दोस्तों मोदी के बयान को अगर आप सही से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को घुसपैठी कहने की कोशिश की जा रही है और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटा जाएगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने का सीधा मतलब यह है दोस्तों कि पहले चरण के रुझान आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पहला चरण निकल गया है। इसके बाद ये बयान दिए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत दिया गया बयान है। प्रधानमंत्री के पद से ये बयान दिया जा रहा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नहीं है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के बयान पर दोस्तों अब जो चर्चा होगी इससे कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। आपको बता दें कि ललन टॉप की ओर से किए गए फैक्ट चेक और इसमें मिली जानकारी से स्पष्ट है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार है। उन्होंने अपने पूरे बयान में कहा था अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोगों और देश के मुस्लिम समुदाय, इन सभी का पहला अधिकार देश की संपत्ति पर है। केवल मुस्लिम समुदाय को लेकर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिसे बीजेपी के लोग शुरू से फैला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहला अधिकार मुसलमानों का देश की संपत्ति पर बताया है। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको संपत्ति दिया जाएगा। तो इसके बाद लोगों ने तथ्यों को इकट्ठा करना शुरू किया तो पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद 6 भाई बहन है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री किसे लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर ये बयान कोई सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचे दोस्तों। साथ साथ क्या देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का ये बयान आप लोग बौखलाहट से भरा हुआ बयान समझते हैं या फिर आपकी जो भी राय हो लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अब पहले चरण के अंदर कम वोट पड़ने के बाद झटका लगना शुरू हो गया है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि दूसरे चरण के वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर अपने नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ नेताओं को अब बूथ लेवल के कार्यकर्ता के तौर पर मैदान में उतारा जा रहा है। बूथ की जिम्मेदारी दी जा रही है, प्रबंधक कमेटी की मीटिंगें की जा रही है, रणनीति पर चर्चा हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले चरण के अंदर जिस तरीके से वोटिंग में डिप देखने को मिला उसके बाद ये बौखलाहट साफ तौर पर नजर आने लगी है। अपनी राय जरूर लिखता को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोग तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ में अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन के लोगों ने उनको सम्मान दिया है दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी बैठक झारखंड के अंदर बुलाई थी, एक महारैली बुलाई थी। इसमें बड़ी संख्या में विपक्षी नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव और तमाम बड़े नेता थे दोस्तों। इस रैली का नाम उलगुलन न्याय महारैली रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। खासकर आदिवासी समाज के लोगों ने भारी संख्या में अपना समर्थन दिया है दोस्तों। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को ऐसा ही खाली छोड़ा गया, उनका सम्मान किया गया है। इस बीच नारे लगाए गए कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें लिखा गया है कि पहले चरण के मतदान के दिन नागपुर पूर्व और नागपुर मध्य एरिया में लोगों को मशीन के जरिए बीजेपी पार्टी प्रत्याशी नितिन गडकरी की फोटो और उनके प्रचार की घोषणाओं वाली वोटिंग पर्ची दी जा रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दीजिए सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। इसी को आप निष्पक्ष चुनाव कहते हैं, ये सवाल पूछा गया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों आगे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या आपने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है फिर अंदर ही अंदर बीजेपी पार्टी की सदस्यता ले ली है क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। मामला काफी गंभीर है। वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे मामले पर जांच बिठानी चाहिए। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना यूबीटी ग्रुप के मसाल सॉन्ग में भवानी शब्द यानी देवी के शब्द के इस्तेमाल पर नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने जय भवानी शब्द हटाने को कहा है। ठाकरे ने कहा कि वो अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। दरअसल दोस्तों जब से शिवसेना बनी है तब से जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगता आया है, लेकिन पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इससे
दिक्कत होने लगी है। यूबीटी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि भगवान श्री राम के नाम पर प्रचार करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखाई नहीं दे रहे, पर वीडियो में जय भवानी से बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कष्ट हो गया है कि नोटिस भेज दिया गया। कुछ तो समानता दिखाओ, भेजो, प्रधानमंत्री को नोटिस है हिम्मत। सवाल पूछा गया है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि 10 कारण से इंडिया गठबंधन उत्साहित है और भाजपा पहले चरण के बाद से कांप रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। इंडिया गठबंधन को राजपूत, जाटो और सर्व समाज का समर्थन। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना में बीजेपी के लिए भारी उलटफेर का कारण बन रहा है। राजस्थान में राज्य में रद्द की गई कांग्रेस सरकार की स्वास्थ्य शिक्षा योजना पर जनता का गुस्सा। चौथा कारण यह है कि किसान और आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहा है। बीजेपी की जल, जंगल, जमीन और खेत के खिलाफ नीतियों का विरोध कर रहा है। पांचवी खुशी यह है कि असम में युवा मतदाता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, जिसके कारण जोरहाट सीट पर कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने की उम्मीद है। बाकी जगह कड़ा मुकाबला चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। मतदाताओं, विशेषकर महिला मतदाताओं ने अधिक स्थिर और समावेशी सरकार के लिए इंडिया गठबंधन को सक्रिय रूप से अपना समर्थन दिया है। सातवीं खुशी और उत्साह इंडिया गठबंधन के लिए इसलिए है क्योंकि दलित और आदिवासियों को एहसास हो गया है कि बीजेपी संविधान बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर देगी। वे बीजेपी को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। आठवीं खुशी यह है कि देश भर में युवा और महिला इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बारे में बात करने से उत्साहित है, जो सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं। नौवां यह कि अगर गोदी मीडिया जो कल तक बीजेपी की 400 पार लाइन को दोहरा रहा था, अब अचानक से कह रहा है कि भाजपा 270 सीटें पाने के लिए संघर्ष करेगी। वास्तविकता यह है कि ये एक बड़ा उलटफेर होने वाला है और भाजपा 180 से नीचे रहने वाली है। 10वां यह कि जिस तरह एक्सिस में इंडिया को इंडिया अलायंस की जमीनी हकीकत दिखाने वाले ट्वीट को हटाने का दबाव डाला गया, उसी तरीके इंडिया गठबंधन को मजबूत प्रदर्शन पर टिप्पणी करने पर चुनावी विशेषज्ञों को चुप करा दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये 10 बड़ी खुशी के कारण है। आप लोग अपनी राय जुड़े के साथ साथ मणिपुर में इनर मणिपुर क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से हिंसा हुई है, कई बूथों पर वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, बूथों पर हिंसा देखने को मिली, तोड़फोड़, आगजनी देखने को मिली। इसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान फिर से कराने का फैसला लिया है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर इनर लोकसभा सीट की 11 बूथों पर दोबारा से वोट कराए जाएंगे, जिनमें साजेब, खुर्रई और थोंग और साथ साथ अन्य क्षेत्र भी है। 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई थी, जिसे और ज्यादा बढ़ाने को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोबारा से वोटिंग करा रहा है। दोस्तों कई जगह बूथों पर गोलीबारी, ईवीएम मशीन में तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई थी। मणिपुर के हालात को लेकर भाजपा सरकार से सवाल भी पूछे गए थे, जिसका जवाब अब तक तो दिया नहीं गया। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अडानी और अंबानी लेने वाले हैं और मोदी और शाह बेचने वाले हैं। बैंक बर्बाद कर दिए, 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीब किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आप लोग अपनी राय जोड़ लेकर दोस्तों। साथ साथ इंडिया गठबंधन की रैली का नाम उलगुलान क्यों था, इसे लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जनजातीय भाषा संस्कृति का यह शब्द है। ऐतिहासिक संदर्भों में इसका उपयोग आदिवासी अस्मिता और जल, जंगल, जमीन पर होने वाले हमले के विरोध और क्रांति के लिए किया जाता है। आदिवासी मूल रूप से प्रकृति पूजक होते हैं, यानी दोस्तों एनवायरमेंट को पूजते हैं। जल, जंगल, जमीन उनके लिए प्रकृति है, भगवान है, ईश्वर है, इसलिए इससे जुड़ने के लिए उलगुलान शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है, जो एक पवित्र शब्द माना गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 के बीच में अंग्रेजी हुकूमत और उसके द्वारा पोषित साहूकारों, सूदखोरों के अत्याचारों को आदिवासियों के स्वशासन यानी स्वयं के शासन, स्वराज और पहचान पर हमला बताते हुए उलगुलान का ऐलान किया था, यानी क्रांति का ऐलान किया था। अब रैली के लिए उलगुलान शब्द के इस्तेमाल को लेकर विवाद छिड़ गया है। रैली की मेजबानी कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासी अस्मिता पर हमले के तौर पर प्रचारित किया जाए। लोकसभा चुनाव के अंदर यह भावनात्मक मुद्दा बनेगा तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी समाज से आने वाले नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज की जमीनों और उनके संसाधनों को लूटने और तबाह करने वाले उलगुलान जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के साथियों को इतिहास में झांककर उलगुलान विद्रोह के बारे में पढ़ना चाहिए। भाजपा के नेता ने आगे कहा कि उलगुलान विद्रोह मूल निवासियों के संसाधनों, उनकी जमीनों, उनके अधिकारों, जमींदारों और साहूकारों द्वारा छीने जाने के विरोध में किया गया था। इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जुड़ कर साथ साथ आरजेडी में शामिल हो गए एलजेपी के नेता चौधरी महमूद अली केसर, उन्होंने कहा कि आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता आदरणीय लालू यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, युवाओं का धड़कन, देश में सबसे कम समय में 5 लाख नौकरी देने वाले युवा आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा मुझे पार्टी आरजेडी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों चौधरी महबूब अली कुरैशी जो अभी अभी आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। आने वाले दिनों के अंदर और भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र में 30 लाख के आसपास रोजगार दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग और गोदी मीडिया के लोग लगातार कांग्रेस पार्टी को इस वादे को लेकर ट्रोल कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में इतने पद खाली है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में 9,10,153 पद खाली पड़े हैं। अधिसूचना की तिथि 24 तारीख होगी
और 30 तारीख को परीक्षा पूर्ण कर लिए जाएंगे और 3 दिसंबर के आसपास 2024 तक भर्ती कर ली जाएगी। साथ साथ दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अनुमानित 2 लाख के आसपास यहाँ पर भी पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में भी 1,68,000 पद खाली है। आंगनबाड़ी में 1,76,000 पद खाली है। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में 16,329 पद खाली है। प्राथमिक विद्यालय राज्यों में 8,37,592 पद खाली है। IIT, IIM, NIT के अंदर 16,000 के आसपास पद खाली है। दोस्तों भारतीय सेना में 1,07,505 पद खाली है, इन्हें भी भर्ती करा जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने डिटेल में जानकारी दी है कि किस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। बीजेपी और गोदी मीडिया के लोग इस पर सवाल खड़ा करते रहे। कांग्रेस पार्टी रोड मैप के साथ सामने आ गई है। साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का जो लक्ष्य रखा है। द इंडियन एक्सप्रेस के कॉलमनिस्ट कुमी कपूर समेत अन्य राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी के इन आंकड़ों को बड़बोलापन बता रहे हैं। अपने साप्ताहिक कॉलम इनसाइड ट्रैक में कपूर ने लिखा कि लगातार तीसरी बार आम चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रही है भाजपा। सत्ता विरोधी लहर और मतदाताओं की उदासीनता से जूझ रही है भाजपा। वह जीत सुनिश्चित करने के लिए मोदी फैक्टर विपक्ष की गड़बड़ियों पर भरोसा कर रही है। सिर्फ इतनी नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि भाजपा को राज्यों में अपने गठबंधन के सहयोगियों की वजह से नुकसान हो रहा है। वहीं कुछ राज्यों में जहां उसे किसी भी दल से गठबंधन न करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत उत्तर भारत विशेष रूप से हिंदी भाषी राज्यों में मजबूत हुई है, लेकिन इस बार को उत्तर ही नहीं 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों की वजह से नुकसान उठा रही है। पहला बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी को नुकसान होगा। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखो। बताएगा साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी ने प्रचार के दौरान दावा किया है कि वह और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे और मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी बीजेपी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी का ये बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी की एक पार्टी के टिप्पणी के बाद आया है। अधिकारी ने कहा कि सोमवार को एक बड़ा विस्फोट होगा और टीएमसी और उसके शीर्ष नेता इससे हिल जाएंगे। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मुझे और अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाना चाहती है। हम सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम बीजेपी की साजिश से डरने वाले नहीं है। भाजपा के नेता का बयान उनके खिलाफ चला गया है। दोस्तों ममता बनर्जी ने इसे सुरक्षा का मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। अब बीजेपी के लोग अपने आप को डिफेंड करते हुए कह रहे कि उनका ये मतलब नहीं था। साथ साथ संगम नगरी प्रयाग में वैसे तो छठे चरण के अंदर 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सरकारी अमला अभी से चुनावी तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुट गया है। प्रयागराज में इन दिनों चुनावी ड्यूटी करने वाले सरकारी अफसरों कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि मतदान के दिन किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना है, किस तरह से एजेंट्स को डेमो दिखाना है, किस तरह से मतदान के बाद उन्हें सुरक्षित स्ट्रांग रूम में पहुंचाना है। कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है। ट्रेनिंग देने का ये कार्यक्रम कई जगह पर आयोजित किया जा रहा है। चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मचारी को यह भी बताया जा रहा है कि ईवीएम से किसी भी तरीके की छेड़खानी कतई संभव नहीं है। कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि अगर मॉक पोल या मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी आती है तो उसे ठीक कैसे किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये ट्रेनिंग दी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार मॉक ड्रिल को लेकर सवाल खड़े होते हैं। इसे लेकर भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि लोगों के मन में कोई शक शंका ना रहे। लेकिन ईवीएम को लेकर फुल प्रूफ क्लेम करना अपने आप में एक बड़ा दावा है जो आजकल तो सफल होता दिखाई नहीं दे रहा। कई जगह ईवीएम को लेकर कोई ना कोई दिक्कतों की जानकारी सामने आ जाती है। कहीं ईवीएम वोटिंग के टाइम पर काम करना बंद कर देता है तो कई जगह रिप्लेसमेंट लेकर आना पड़ता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन मछली और मीट कैसे खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, इस पर नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि वी आर नॉट फाइटिंग द इलेक्शन ऑन हु इज ईटिंग फिश, हु इज ईटिंग मीट। कांग्रेस इज फाइटिंग इलेक्शन ऑन जॉबलेसनेस एंड इन्फ्लेशन। यानी हम लोग इस बात पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि कौन मछली खाता है, कौन मीट खाता है। हम लोग इस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं कि बेरोजगार कौन है, देश में बेरोजगारी का आलम इस कदर क्यों है, इन्फ्लेशन महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, लोगों के दिनचर्या से जुड़े हुए इतने इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। दोस्तों इसके बावजूद लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके के बेतुके मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खासकर मछली मीट इस तरीके की चीजों को आगे किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जो लिखता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार रेलवे का अयोग्य साबित करना चाहती है ताकि उसे अपने मित्रों को किसी बहाने बेचा जा सके। दरअसल दोस्तों जिस तरीके की जानकारी रेलवे को लेकर सामने आ रही है, जिस तरीके से भीड़ भाड़ जहां तहां देखने को मिल रही है, थर्ड एसी सेकंड एसी तक लोग ही लोग भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रेलवे इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों ने तस्वीरें शेयर करते हुए रेलवे को कई सारी चीजें बताई है दोस्तों, और कहा है कि आपको मानना पड़ेगा कि स्थिति देश के अंदर रेलवे की भयावह है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इस तरीके से रेलवे की भयावह स्थिति को दिखाकर यह बताने की कोशिश की जाएगी कि सरकार रेलवे चला रही है तो ये अच्छे से नहीं चल पा रहा और इसके बाद अपने दोस्तों को ये रेलवे दे दिए जाएंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि प्राइवेटाइज करने से पहले किसी भी सेक्टर में सरकार की इनएफिशिएंसी यानी सरकार के सही से काम नहीं करने को लेकर आलोचना की जाती है कि सरकार अगर रेलवे चलाएगी, हेल्थ सेक्टर चलाएगी, एजुकेशन देगी तो वो सही से नहीं हो पाएगा, इसीलिए प्राइवेट को दे देते हैं। और इस लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि सरकार के अधिकारी ही देश के रेलवे को सही से चला सकते हैं और लोगों के पहुंच में रेलवे तभी रहेगी जब सरकार चलाएगी और पूरे अच्छे तरीके से चलाएगी, अधिकारियों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी जैसे पहले किया जाता था। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस तरीके से रेलवे की जो तस्वीरें आ रही है, लोग भरे हुए जहां तहां दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे किसका फेलियर है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ CMIE के मुताबिक 33% तक आंकड़ा छूकर पूरे देश में बेरोजगारी का नया अनोखा रिकॉर्ड बना है। हरियाणा के अंदर
भी बेरोजगारी की भयावह स्थिति है। हरियाणा में ही ये 37% का आंकड़ा है दोस्तों। ऐसी ही एक बेरोजगारी की बारात सीएम सिटी करनाल के अंदर निकाली गई है, यानी हरियाणा में बेरोजगारों ने एक बारात निकालकर विरोध जताया है। इसमें कई सारे तख्तियां पोस्टर लहराए गए हैं, लिखा गया है 56-57 वालों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग डे सरकार। साथ साथ दोस्तों स्टालिन ने दूरदर्शन के लोगों में बदलाव करने को लेकर, भगवाकरण करने को लेकर इसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े एजेंडे के तहत की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दूरदर्शन का भगवा कलर कर देने पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बदलाव जैसे कदम उसी की शुरुआत कर रहे हैं। जनता 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में ऐसे फांसीवादी के खिलाफ खड़ी नजर आएगी। स्टालिन ने कहा कि पहले तमिल संत कवि तिरुवल्लूर का भगवाकरण किया गया, तमिलनाडु के महान नेताओं की प्रतिमा पर भगवा रंग डाला गया। गौरतलब है कि विपक्षी दल दूरदर्शन के लोगों को बदलाव को लेकर विरोध कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि लोगों का कलर बदलने से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस मानसिकता का राज देश पर है उससे लेकर लोगों के मन में कई सारी शंकाएं हैं। आप लोग अपनी राय जुल्ली के साथ साथ चिदंबरम ने आरोप लगाए हैं कि 10 साल में मोदी सरकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर नियंत्रण रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, हमें लोकतंत्र को बहाल करना पड़ेगा, लोकतंत्र के बहाली का समय आ गया है। चिदंबरम ने कहा कि भले ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का उल्लेख न किया गया हो, लेकिन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के सत्ता में आने पर इसे निरस्त किया जाएगा। चिदंबरम ने यह उम्मीद की कि इंडिया गठबंधन तमिलनाडु के सभी 39 और पुडुचेरी की एक सीट पर जीत हासिल करेगा। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बयान दिया गया है इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि यह व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। उससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि भारत का चुनाव आयोग अब जिंदा नहीं रहा। हार की बौखलाहट के चलते खुलेआम देश के प्रधानमंत्री नफरत का बीज बो रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने 18 साल पुराने बयान में कभी यह बात नहीं कही जिसे अधूरे तौर पर कोट किया जा रहा है, जिसे कह सकते हैं मिस कोट किया जा रहा है ध्रुवीकरण करने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग मोदी का परिवार नतमस्तक है। उस बयान का फैक्ट चेक लिंक इसमें मौजूद है, यानी दोस्तों ललन टॉप की ओर से पूरा आर्टिकल इस पर लिखा गया है। उन्होंने उस आर्टिकल को शेयर करते बताया है कि मनमोहन सिंह ने कभी भी यह बात नहीं कही जो प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के प्रथम चरण के लिए 12 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान में गिरावट से हर कोई चिंतित है। यहाँ पर दर्जनों विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थक बूथों पर जोर लगा रहे हैं, मगर विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट हुआ है। बड़ी बात यह है कि अब भाजपा के लोग अपने बड़े बड़े नेताओं को बूथ एजेंट बना रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज किस कदर बढ़ा पाएंगे ये बड़ा सवाल है। साथ साथ यूपी कांग्रेस की ओर से एक और वीडियो शेयर करते लिखा गया कि बीजेपी पार्टी के नेताओं को उनके अच्छे काम का जनता ने दिया फल। तंज कसा गया है दोस्तों। अलीगढ़ के अंदर बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम को गांव वालों ने घेर लिया और भगा भगा कर स्वागत किया है। नेताजी अपने विरोध प्रदर्शन की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाए और 400 पार का सपना लेकर अपनी गाड़ी से फरार हो गए। नेताजी के अच्छे कार्यों से नाखुश जनता ने नेताजी के सामने ही उनके सम्मानित नाम की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी पार्टी क्या ऐसे आएगी आपकी 150 सीटें, ये सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का विरोध हो रहा है, मंत्रियों का विरोध हो रहा है, जमीनी स्तर पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी के लोग केवल हवा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। जमीनी स्तर पर लोगों से जाकर मुलाकात नहीं कर रहे, उनसे पूछ नहीं रहे, उनके हाल चाल को जान नहीं रहे, उनके समस्या का समाधान नहीं कर रहे। साथ साथ दोस्तों गुजरात के सूरत के अंदर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया। उनके नामांकन फॉर्म को रद्द किया गया। पर्चे के गवाहों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी पाई गई। DEO सौरभ पारधी ने शनिवार को इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए कुंभानी को रविवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया था। दरअसल दोस्तों इसके बाद कांग्रेस पार्टी अब एक डमी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा जिसका चुनाव चिन्ह कुछ और होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करने वाली है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी बोले, कहा 2014 के बाद से ईडी ने 7000 छापे मारे हैं, 5000 केस दर्ज किए गए, इनमें से नेताओं के खिलाफ मात्र 3% किए गए, फिर भी विपक्ष को तकलीफ हो रही है। हालांकि सवाल यह है कि नेताओं पर की गई कार्रवाई में से कितनी कार्रवाई भाजपा के लोगों पर हुई है, यह भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 95% कार्रवाई ईडी ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ की है, मात्र 5% के आसपास बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है दोस्तों। साथ साथ पूर्व RBI के गवर्नर बोले, कहा फ्री बीज पर श्वेत पत्र लेकर आए सरकार, इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताए, समाप्त करने पर भी चर्चा की जानी चाहिए। यानी दोस्तों जिस तरीके से फ्री में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, इस पर RBI के पूर्व गवर्नर कह रहे हैं कि फ्री बीज पर श्वेत पत्र आना चाहिए ताकि सबको पता चले कि इससे क्या नुकसान क्या फायदे होने वाले हैं। लेकिन लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि फ्री बीज के साथ साथ इस बात को लेकर भी एक श्वेत पत्र आना चाहिए कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनका कर्ज माफ करने से देश का क्या फायदा होता है, ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस जो दावा कर रही है 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं, इससे किसका फायदा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है। कम से कम जब श्वेत पत्र आएगा तो दोनों मुद्दे पर आना चाहिए। लोगों के हित की बात तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्यों सरकार माफी कर रही है, उनके क्यों कर्ज माफ किए जा रहे हैं, इस पर भी श्वेत पत्र आना चाहिए, एकदम बराबर श्वेत पत्र लेकर आना चाहिए। अगर आप भी दोस्तों RBI के गवर्नर रह चुके डी सुब्बा राव के बयान पर अपनी राय देना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कुमता के अंदर कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी यहां पर अच्छा परसेंटेज वोट इकट्ठा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेता को शिकस्त भी दे सकती है। उत्तर कनाडा के अंदर पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। शारदा शेट्टी को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है। इस क्षेत्र के अंदर उत्तर कनाडा के क्षेत्र में पार्टी को फायदा मिलने वाला है, ये जानकारी मीडिया में दी जा रही है। साथ साथ दोस्तों यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सांसद दानिश
दानिश अली ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बीएसपी के पूर्व सांसद दानिश अली ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी पार्टी के ओर से सांसद था, लेकिन कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। संसद में बोलने पर मेरे ऊपर दबाव डाला जाता था कि सरकार के खिलाफ मत बोलो, संसद के अंदर धीरे चलो, संभल के चलो, लेकिन मैंने तो पहले दिन ही ये बेड़ियां तोड़ दी थी। उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, चाहे सीए हो या फिर एनआरसी हो, सारे मुद्दे जोर शोर से उठाए गए, इसीलिए बीएसपी के लोग उनसे भड़के हुए थे और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पिछले 5 साल में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी, ये आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।